वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस इन विच अ कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मे बी फॉर्म। सो दो रिक्वायरमेंट हैं बेसिकली, एक तो हमने कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्क्राइब करना है और फिर वो सर्कमस्टांसेस आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हम अपने आंसर में सेक्शन 68 टू 72 में हमें वो सिचुएशन दी हुई है जिन्हें हम कासी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लॉ के अंदर इसकी जो स्पेसिफिक वर्डिंग है वो है ऑब्लिगेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो यही डेफिनेशन भी है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की कि इन सर्टन सर्कमस्टांसेस लॉ कुछ ऑब्लिगेशन इंपोज करता है जो कि उन ऑब्लिगेशन से मिलती जुलती होती हैं, रिजेंबल करती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती हैं। इन सर्कमस्टांसेस को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट का यह मतलब नहीं है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था लेकिन इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं। हालात ऐसे थे कि पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, हालांकि एक्चुअली पार्टीज ने आपस में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। तो इस वजह से इसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। वर्ड कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जी एक चीज जो एक्चुअली तो वैसे नहीं थी लेकिन जो हालात हैं उनके मुताबिक वो एक सर्टन फॉर्म में होनी चाहिए थी, उसका कंस्ट्रक्ट वैसा बनता है, इस वजह से उसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो लॉ में 5 कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स के सर्कमस्टांसेस बताए हुए हैं, वही 5 हम ब्रीफली मेंशन कर देंगे। नंबर 1 है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। अगर आप ऐसे पर्सन को करते हैं जो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हो, जैसे माइनर या अनसाउंड माइंड का पर्सन या उनके डिपेंडेंट्स, तो फिर रिकवरी हो सकती है ऐसे माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन की प्रॉपर्टी से। पर्सनली लायबल नहीं होते, प्रॉपर्टी से रिकवरी हो सकती है। दूसरा रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इसमें 2 शर्तें होती हैं, एक तो उस पर्सन का पेमेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा ये कि वो जो पेमेंट कर रहा हो वो दूसरे पर्सन की लीगल ऑब्लिगेशन भी होनी चाहिए, तो फिर वो उसकी रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। फिर है पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। इसमें एक तो जो भी काम किया जाए वो लॉफुली होना चाहिए, दूसरी बात यह कि ग्रेटिशियसली ना हो, तीसरी बात यह कि अदर पर्सन ने उसका बेनिफिट एंजॉय किया हो, तो फिर वो उसकी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं या जो गुड्स वगैरह दिए हैं उनकी रेस्टोरेशन क्लेम की जा सकती है। फोर्थ है फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फाइंडर ऑफ गुड्स की लॉ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि अगर किसी और की चीज बिलोंगिंग टू एन अदर गुड्स किसी को मिलती हैं और उनको वो अपनी कस्टडी में ले लेता है तो फिर उसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो एक बेली की होती हैं। बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो चीज़ों की उतना ही ख्याल रखे जितना अगर उसकी अपनी चीज़ होती है अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस तो उसका ख्याल रखता, और वो ट्रू ऑनर को ढूंढने के लिए रीजनेबल स्टेप्स ले। और फिफ्थ है पेमेंट और डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। तो ऐसे में जो अगर आपको किसी से पेमेंट मिल गई है या आपको किसी से गुड्स मिल गई हैं बाय एरर, बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, तो वो आपको वापस करनी चाहिए। तो अमाउंट है तो रीपे कर दें और चीज़ है तो रिटर्न कर दें। तो ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो लॉ के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जिन्हें हम कासी कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं जिसमें बेसिकली ऑब्लिगेशंस इम्पोज बाय लॉ होती हैं और वो रिजेंबल कर रही होती हैं उन्हीं ऑब्लिगेशंस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।